हेलो फ्रेंड्स, इसी अपने चैप्टर के अगले वीडियो में हम लोग पहुंचते हैं। तो हम लोगों ने बात किस किस की थी? पिछले 2 वीडियोस में पशुपालन की बात की थी, मत्स्य उद्योग की बात की थी और बागवानी की बात की थी। इसमें क्या-क्या समस्याएं हैं उनको लेकर के थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था, लेकिन अभी प्रिसाइजली क्या किया जाना चाहिए पॉलिसी लेवल पर और बाकी क्या-क्या आवश्यकता है उसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में देख लेते हैं। तो देखिए, पशुपालन में दुख की बात है, जैसे भारत है ना, पूरी दुनिया का 1/6 है, यानी कि 6 इंसान अगर खड़े कर दिए जाएं, यानी कि पूरी मानवता का 1/6 भारत है। हर छठा इंसान दुनिया में भारत का है, भारतीय है। उसके बाद भी भारत का पूरी दुनिया में वो कंट्रीब्यूशन नहीं है कि हम ये बोल पाए कि पूरी दुनिया में भारत का 1/6वां कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। किस चीज में? जो भी प्रगति हुई है, चाहे वो आप ह्यूमैनिटीज के टर्म्स में बात कर लो, चाहे वो साइंसेस में बात कर लो। एक टाइम था जब हमारे यहाँ पर चीजें काफी ठीक हुआ करती थी, लेकिन अब हम लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और अच्छी बात है कि देश की आजादी के बाद से हमारे ऊपर बहुत अंग्रेजों की गुलामी रही, जिसकी वजह से काफी चीजें खराब हो गई। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजों को, तो काफी प्रगति हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है। और वही चीज हमें दिखती है पशुधन में भी। बहुत जनसंख्या है, आप पशुधन की जनसंख्या देखोगे 30 करोड़ हमारे यहाँ पर गाय और भैंस है, सोचिए। तो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन उत्पादकता जब देखते हैं ना, तो फिर आंसू आ जाते हैं। ठीक है, रोने लग जाता हूँ, क्योंकि बहुत कम उत्पादकता है। तो इसमें करने की क्या आवश्यकता है? पहली चीज तो ये है कि हम लोगों ने अभी तक टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है। जब हम लोग पशुधन की बात करते हैं और उससे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात की जाती है। अब यहाँ पर मेरा एक इंटरनल डिलेमा चलता है थोड़ा सा। एक वीगनिज्म मूवमेंट चल रहा है, जिसमें बोला जाता है कि गाय और भैंस, निश्चित रूप से हिंसा तो हो ही रही होती है ना, जन्म कराने में, और उसके बाद से फिर उसके बच्चों को उतना दूध नहीं पीने देते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से एक तरह से हिंसा चल रही होती है। लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से ये सारी चीजें को बचा करके भी काम किया जा सकता है, ऐसा भी समझ में आता है। खैर, वापस आ जाते हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत चीजों को वापस लेता हूँ। आप लोग ये समझिए कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रौद्योगिकी की काफी ज्यादा हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और साथ में नस्ल सुधारने का हमें काफी कोशिश करनी चाहिए। नस्ल सुधारने का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरह की प्रजातियां होती हैं। तो गाय में ही नस्ल होती है, प्रजाति वैसे अलग हो जाता है, तो कुछ अलग अलग नस्ल होती हैं जो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, बहुत ज्यादा दूध देती हैं। ठीक, तो उसी में हमारे यहाँ रेड सिंधी है। भैंसों में मुर्रा भैंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है। गिर है, साहीवाल, ये गाय है ऐसी जो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो कई बार क्या होता है ना, इंटर ब्रीडिंग कराया जाता है और उससे भी कई बार अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। तो वेटरनरी जो डॉक्टर्स, उनकी भी हमें काफी आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बीमारी से जानवर को परेशानी हो जाती है। यूपी में 80 में भी एक बार क्वेश्चन आया था, जो उनके खुर बोले जाते हैं ना, जिस पर खड़े होते हैं जानवर, उसमें कुछ बैक्टीरिया से जो प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं, दांतों के आसपास समस्या हो जाती है। तो छोटी छोटी बीमारियां भी हम कई बार कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, जिनको कंट्रोल करना काफी आसान भी होता है। तो वहां पर जो जानवरों की हेल्थ वाला सिस्टम है उसको भी हम अच्छा कर सकते हैं। इंटर ब्रीडिंग करा करके भी यहाँ पर काफी अच्छा इसको बनाया जा सकता है। तो ये हो गया जाफराबादी। तो कई बार ऐसा होता है, इस तरह की जो नस्लें होती हैं वो जिस एरिया में पाई जाती हैं, या मुख्य रूप से जहां पर पाई जाती है, तो उसके नाम से ही नाम पड़ जाता है। तो जाफराबादी भी जो भैंस है उसका भी इसी वजह से नाम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर स्कोप है, लेकिन वही है, संख्या बहुत है, हमें उसी को अच्छे से उत्पादकता के टर्म्स में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, जिसमें टेक्नोलॉजी और नस्लें लगेंगी। नस्लों में बेहतरी की आवश्यकता है। अब आ जाते हैं बागवानी में। बागवानी से पहले मत्स्य पालन में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग ने इसी ऑर्डर में पढ़ा था। तो मत्स्य पालन में यार बहुत ज्यादा स्कोप नहीं दिखता है। पिस्सीकल्चर में दिखता है, हम लोग जो इनलैंड जिस तरह से चीजें कर रहे हैं वो दिखता है, और कुछ नई चीजें भी दिखती हैं। एक मैंने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जिसमें जो पैडी फील्ड्स होते हैं ना, जहां पर धान का खेत होता है, तो धान के खेत में कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने देखा है, पानी भरा रहता है। बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में कई जगह पर ऐसा होता है कि पूरा पानी भरा रहता है, खेत में बहुत बार पानी भरा रहता है। अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, एक जापानीज टेक्नोलॉजी जिसमें काफी पानी लगाते हुए काम चल जाता है। लेकिन अभी तक हमारे देश में जिस तरह से धान की खेती होती है, उसमें बहुत बार पूरा खेत को पानी से भर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब पानी भरा ही हुआ है, तो वहां पर कुछ जगह पर मछलियों का भी एक ही साथ उनको भी पाला जा सकता है। मत्स्य उद्योग भी साथ में ही चल रहा है। तो चावल भी हो रहा है, और साथ में क्योंकि पानी भरा हुआ है, तो छोटा सा तालाब जैसा बना हुआ है वो, और उसी में मछलियों की कुछ प्रजातियां जो उसी में रहती हैं, और उसका दुगना फायदा मिलता है। तो मछलियों का जो भी एक्सक्रीशन है वो और अच्छे से जमीन की फर्टिलिटी बढ़ा रहा होता है। और ये वो मछलियां जो ये चीज खाती नहीं है, तो उनको कुछ और खाने को दे दो, तो क्या हो रहा है कि एक ही जगह पर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो इस तरह की कुछ
आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ला करके या फिर कुछ अलग ही तरह की टेक्नोलॉजीज को ला करके हम काम कर सकते हैं। लेकिन वहां पर वही चीज देखी जाती है कि जो इस तरह की कम्युनिटीज रहती है, जो फार्मर कम्युनिटीज हैं या फिर फिशरीज में इन्वॉल्व कम्युनिटीज हैं, ये काफी ज्यादा रिस्क अवर्स होती है। इनको नई प्रौद्योगिकी को आत्मसात करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो जब तक वैसा नहीं है तब तक क्या समस्या ये है कि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी जगह पर बहुत ज्यादा फिशरी कर डाली है, समझ रहे हैं, जहां पर खासतौर से जो मरीन फिशरीज वाला सीन बनता है, जहां पर समुद्र के किनारे किनारे का है, तो वहां पर अब उससे क्या हो जाता है कि आपने अगर आज ही सारी मछलियां पकड़ ली तो फिर अगली जनरेशन के लिए भी तो मछलियां बची नहीं। तो समझ रहे हैं, मतलब वो सस्टेनेबल नहीं दिख रहा होता है। आप समझ जाओ कि अगर आपने सारे ही पकड़ लिए तो फिर उनकी अगली पीढ़ी आएगी कैसे, और फिर और मछलियां कब से आएंगी। तो वैसी समस्या भी कुछ जगह पर होने लगी है, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है। जैसे कोई चीज हो ना, आप उसको सस्टेनेबली करो कि ठीक है, आज जैसे वो था ना कि मुर्गा और अंडा देने वाली कहानी थी, सोने का अंडा देती थी मुर्गी। तो अगर आपने उस मुर्गी को ही एक दिन ही बना करके खा लिया कि इसको चलो पेट फाड़ करके कर लेते हैं, ऐसे ही हमारे जो भी संसाधन है उनको आपने इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया कि वो दोबारा उतना अच्छे से खड़े ही ना हो पाए। ठीक, आपको किसी जंगल से पेड़ काटने थे, लकड़ी चाहिए थी, आपने सारे पेड़ काट डाले, अब वो जंगल दोबारा उग ही नहीं पा रहा है। तो वैसी स्थिति आ चुकी है कुछ जगह पर। इसलिए यहाँ पर हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकते, खासतौर से जो हम लोग समुद्र तट के किनारे वाली मछली पालन की बात करते हैं। और इसी में दूसरी समस्या क्या हो जाती है, प्रदूषण की हो जाती है। जो भी मछलियां है ना, उनको तो जब आप बार बार बोट्स लेकर के जाते हो, कई बार मैकेनाइज्ड बोट्स ही रहती हैं, छोटी रहती हैं, लेकिन वो पोल्यूशन कर रहे होते हैं। तो आसपास का जो भारत का समुद्र तट है उसके आसपास काफी प्रदूषण होता जाता है। तो वो मछलियों के प्रजनन के लिए, मछलियों के जीवन जीने के लिए, और साथ में इन सारी समस्याओं को बना देता है उनके लिए। तो इस वजह से भी वो पूरा जो इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा नुकसान में जा रहा है। ऐसे एक मरीन नेशनल पार्क था जहां मैं गया था, गुजरात में था। तो वहां पर भी क्या होता है कि कुछ कुछ इस तरह की प्रजातियां होती हैं, जो समुद्री जीव होते हैं उनकी, जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं पॉल्यूशन को लेकर के। तो पूरा इकोसिस्टम भी खतरे में पड़ सकता है, और वैसा भी दिखना स्टार्ट हुआ है। इसलिए मछली पालन में बहुत ज्यादा इसको हम लोगों को दिखता नहीं है। तो यहाँ पर अब बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा कंट्रोल करने की, रेगुलराइज करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए जिससे कि दीर्घ साल में समस्या ना हो, अभी बनती हुई दिख रही है, हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ इधर जाने की आवश्यकता है। अच्छा, अब बात करते हैं बागवानी की। ये एक ऐसा उपाय है, देखिए पशुधन में भी स्कोप है, मत्स्य पालन में उतना स्कोप नहीं दिखता है। पशुधन और मत्स्य पालन के बाद बागवानी में बहुत स्कोप दिखता है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है, बागवानी में की जाने वाली फसलें ज्यादातर बहुत नाजुक होती हैं। जब आप वो फसलें बन रही हैं, तैयार हो रही हैं, तब भी बहुत नाजुक है, पानी नहीं मिला सही टाइम पर तो समस्या हो जाएगी, जानवर खा सकते हैं, कीड़े लग सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वीड्स उग जाता है, वीड्स तो खैर बहुत जगह पर उगता है, लेकिन इस तरह की फसलों में उगने लग जाते हैं तो समस्या हो जाती है। और ये बिल्कुल ही खाने वाली फसलें होती है ना, हम लोग भी वही खाते हैं, सब्जियां हैं, फल हैं। तो यहाँ पर वो उस तरह के कीड़े मकोड़े लगने वाले में भी समस्या होती है कि बहुत ज्यादा आपने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाल दिया तो भी समस्या हो गई। तो इस तरह की चीजें, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी चीज सीन बनना स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ये सारी चीजें नहीं डालते तो उसको करना और कठिन होता है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो आसपास के हम लोगों को छोड़कर के बाकी जीव जंतु हैं वो भी उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो ये समस्या है। लेकिन इस नाजुक होने की वजह से बिजली आपको होनी चाहिए, पानी की जब आवश्यकता है, ये सारी चीजें। साथ में बिजली नहीं है तो शीतगृह काम कैसे कर पाएंगे, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स जो होते हैं, क्योंकि उत्पादन के बाद भी बहुत ज्यादा दिन चलती नहीं है। आपने पालक उगाई मान लीजिए, ठीक है, पालक है, टमाटर है, इस तरह की चीजें बहुत जल्दी खराब होती हैं। तो इसलिए इनके लिए कोल्ड स्टोरेज सिस्टम की आवश्यकता है। फिर मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। मान लीजिए आपने अपने क्षेत्र में मार्केटिंग उतनी आवश्यकता ही नहीं थी जितना प्रोडक्शन हो गया, तो आपको वो सामान जल्दी से बाहर तक भेजने की जरूरत है ना, तभी तो आपको अच्छा दाम मिल पाएगा। तो मार्केटिंग के लिए तो फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, रोड्स अच्छे हों, और जीएसटी जैसे सिस्टम्स ने उसमें बेनिफिट करने की पूरी गुंजाइश दिखती है कि बॉर्डर्स पे ट्रक्स रोके नहीं जाएंगे तो सही टाइम पे सामान पहुंच पाएगा। तो वो सारी चीजें हैं। फिर लघु स्तरीय प्रोसेसिंग यूनिट्स, प्रसंस्करण इकाइयां लगाने की आवश्यकता है, जिसमें जो एकदम शुरू में एकदम रॉ फॉर्म में रहता है उसको फिर कुछ चीजों को प्रोसेस किया जाता है कि वो खपत करने योग्य बन पाए, या फिर अगले स्तर पर हम उसको तैयार कर पाए, अगले स्तर पर जहां जैसी आवश्यकता है। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, हमें ये दिखता है कि इन सारी चीजों की आवश्यकता अगर हम ये करते हैं तो इसमें काफी पोटेंशियल, क्योंकि भारत की जीडीपी का 5 से 6% तक ये काम कर रही है ना, इतना दा योगदान है। और इसको आय के सस्टेनेबल सोर्स के रूप में देखा जा सकता है। ठीक, तो बात क्या है कि जो अनाज वगैरह है उनको उतनी देखरेख नहीं करनी पड़ती। गेहूं एक बार तैयार हो गया, उसके बाद रखा हुआ तो इतनी जल्दी खराब नहीं होता। यहाँ पर इसके ये सब चीजें जल्दी खराब हो रही होती हैं।
लेकिन यहाँ पर अच्छा दाम, अच्छी आमदनी मिलने की गुंजाइश दिखती है, तो इसलिए इसको प्रोत्साहन देने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सी समस्याएं थी, उसको एक बार और बाकी इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ और ऐसे विकल्प हैं जो अल्टरनेटिव निकल करके आ रहे हैं आज के बदलते हुए परिवेश के साथ, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी की, उसमें और बहुत सारी ऐसे रिलेटेड चीजों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति लेकर के आ सकती है। ये बहुत बड़ा कंसेंसस है। कंसेंसस समझते हैं? एक होता है सेंसस मतलब जनगणना, कंसेंसस मतलब आम राय है। तो आम राय क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। और अभी बहुत सारे एग्रोटेक स्टार्टअप्स निकल करके आ रहे हैं। आईटी सेक्टर में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो इस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी एग्रोटेक में काम कर रही है। तो हो क्या रहा है कि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो एक पोटेंशियल होता है ना, वो अचीव करने का स्कोप बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। जैसे एआई और एमएल को भी आप समझ लीजिए। एआई बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एमएल बोलते हैं मशीन लर्निंग को। तो इससे क्या हो जाता है, इससे आप कुछ ऐसे मॉडल्स बनाते हो कि आप आगे का भविष्य प्रेडिक्ट कर पा रहे होते हो, पूरी तरह से नहीं, लेकिन किस तरह का मौसम होगा, मौसम में हम लोग इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। और मौसम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मौसम का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है खेती पर, है ना। बिन मौसम बरसात हो जाएगी तो समस्या हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं। साथ में अभी सॉइल हेल्थ कार्ड नाम की एक स्कीम हमारी भारत सरकार लेकर के आई थी। तो उसमें भी क्या होता है कि आप दो चीजें समझिए। एक तो होता है कि आप पूर्वानुमान लगा सकते हो कि इतनी चीजों का कीमत कैसी रहेगी, तो कीमत के हिसाब से ये समझ में आने लग जाता है कि किस क्षेत्र में कितनी पैदावार हो रही है। तो किसान ज्यादा अच्छा निर्णय ले सकता है कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा किया जा रहा है, हम लोग ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो कीमतों का अगर उसको आइडिया लगने लगे कि इतनी कीमत लगभग रहने वाली है, अभी तो कोई आइडिया ही नहीं रहता, तो वो ज्यादा अच्छे से उन सारी फसलों को किया जाएगा जो किसी समाज में की जानी चाहिए। और कीमतों का निर्धारण सप्लाई और डिमांड से होता है, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हैं। तो अगर आपको पता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा पैदावार हो, इसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी, तो आप वो काम करोगे जिसमें ज्यादा कीमत मिल पाए। और ज्यादा कीमत आपको इसीलिए मिलती है क्योंकि वास्तव में समाज के लिए वो चीज ज्यादा उपयोगी है, समझ रहे हैं। तो पूरे समाज का भी बेनिफिट है। तो ये काम कर सकते हैं। मौसम का तो बहुत सीधा सीधा लेना देना है, बायोस्थिति के लिए हम लोग काम कर भी रहे हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड का। तो एक तो आपने पूर्वानुमान लगा लिया, दूसरा आपने तुरंत वो जानकारी सबको दे पाए। पहले क्या होता था, मुझे याद है दूरदर्शन पर कल्याणी नाम का एक प्रोग्राम आया करता था शाम को, जिसमें गांव और खेती से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा की जाती थी। और वो स्टाइल ही ऐसा रहता था, थोड़ा बोरिंग भी लगता था, और बहुत सारे लोगों के पास टीवी भी नहीं हुआ होती थी। और उसी टाइम पर आप देख सकते हो, रिकॉर्ड करके रख तो सकते नहीं हो। अभी क्या है, अभी सबके पास धीरे धीरे स्मार्टफोन्स आते जा रहे हैं। तो आप हर किसान को बता सकते हो, किसी भी समय बता सकते हो। आपने पूर्वानुमान लगाया, आप तुरंत का तुरंत बता सकते हो। तो एक तो पूर्वानुमान पहले से बता सकते हो कि यार ऐसा ऐसा होने वाला है, इसके चांसेस हैं। साथ में उस दिन की जो स्थिति है आप वो भी तुरंत का तुरंत बता सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ आने की वजह से समस्या हो रही होती है, तो आप कम से कम बाकी सारी चीजें बचा लो, जो कर सकते हो वो कर पाओ। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कोप हम लोगों को दिखता है। तो ये सारी चीजें करते करते क्या हो सकता है, यहाँ से हमें जो ऑलरेडी बनी बनाई अर्थव्यवस्था है गांव में, उसको बहुत ज्यादा मजबूती दे सकते हैं, और साथ में बहुत लोगों को काफी अच्छा रोजगार मिल सकता है। ठीक, तो ये एक और एस्पेक्ट है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, और कुछ ही एक तरह से लास्ट पोर्शन है वो, तो हो सकता है उसमें एक या दो वीडियोस और बने। तो ये चैप्टर हमारा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। हम भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, गर्दा उड़ा देंगे। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।